नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। अर्थशास्त्र की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए, और जो जितने भी जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। और यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ी तक की एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। शिक्षक के लिए निर्देश। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देशों के बीच इस पारस्परिक जुड़ाव के अनेक निर्देश है ना। इसमें बता देगा कि भाई इसमें ये पढ़ेंगे, यहाँ से लिया गया है और ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहिए। विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देशों के बीच इस सामाजिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। लेकिन इस अध्याय में अत्यंत सीमित अर्थ में वैश्वीकरण की चर्चा की गई है। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। पोर्टफोलियो किसे कहते हैं भाई? पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। यदि हम विगत 30 वर्षों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाले वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही है, किस तरह से कर रही है, अध्याय के पहले खंड में इसी की चर्चा की गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आकलनों के बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ से लिए गए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आकलनों के बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ से लिए गए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रहे, उदाहरण सामान्य पक्ष की व्याख्या करने में सहायक है। पढ़ाते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जांच करने तथा नवीन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों जैसे कि खंड 2 के अंत में दिया गया है का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। खंड 2 के अंत में दिया गया है का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं उसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। एक मिनट। यदि हम विगत 30 वर्षों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाले वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही है और किस तरह से कर रही है, अध्याय के पहले खंड में इसी की चर्चा की गई। सही बात है, शायद उनको फायदा होता होगा इस वजह से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आकलनों के बजाय मुख्यतः भारतीय संदर्भ से लिए गए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रखे उदाहरण सामान्य पक्ष की व्याख्या करने में सहायक। पढ़ाते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जांच करने या नवीन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों जैसा कि खंड 2 के अंत में दिया गया है का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं उसके प्रभावों को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। इस अध्याय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गई है।
इस अध्याय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। अगले विषय पर जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्टता से आत्मसात कर लें। बात सही है। आत्मसात का मतलब अच्छी तरह से समझ लें विचारों को। वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें 3 कारकों पर बल दिया गया है: प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है और आप उनको कुछ निर्देश देकर उन्हें स्वतः छानबीन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्र भारत की उदारीकरण पूर्व की अर्थव्यवस्था से अपरिचित हैं। उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्र भारत की उदारीकरण पूर्व की अर्थव्यवस्था से अपरिचित है। उदारीकरण से पूर्व एवं पश्चात की स्थितियों में तुलना एवं विषमता दिखाने के लिए नाटक का आयोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार WTO के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां और शक्ति का असमान संतुलन रोचक विषय है। इसी प्रकार WTO के तहत होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां और शक्ति का असमान संतुलन रोचक विषय है। असमान संतुलन, जिनको व्याख्या की बजाय चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। अंतिम खंड में वैश्वीकरण के प्रभावों को शामिल किया गया है। विकास प्रक्रिया में वैश्वीकरण ने किस सीमा तक योगदान किया है। इस खंड में अध्याय 1 एवं 2 जैसे न्यायसंगत विकास का लक्ष्य क्या है के विषय भी ध्यान में रखे गए हैं, जिसका आप संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड में अध्याय 1 एवं 2 जैसे न्यायसंगत विकास लक्ष्य क्या है के विषय भी ध्यान में रखे गए हैं, जिसका आप संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड की चर्चा करते समय स्थानीय पर्यावरण से क्रियाकलापों और उदाहरणों को लेना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे उन संदर्भों को शामिल किया जा सकेगा जिन्हें इस अध्याय में नहीं रखा गया, जैसे स्थानीय किसानों पर आयातों का प्रभाव इत्यादि। ऐसी स्थितियों की विवेचना करने के लिए सामूहिक विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। आई बात समझ में? शिक्षक के लिए निर्देश है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये बता रहे हैं कि इसमें अपन ये पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनको लेके चलेंगे। क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। निजीकरण क्या है? सूचना के स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी वेबसाइट www.ilo.org पर न्यायसंगत वैश्वीकरण की अपील की है। ऐसी अपीलें अन्य संगठनों ने भी की है। एक अन्य रोचक स्रोत WTO की वेबसाइट। यह WTO में किए जा रहे अनेक प्रकार के समझौतों की जानकारी देता है। कंपनियों से संबंधित जानकारी के लिए अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी वेबसाइट है। यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आलोचनात्मक ढंग से देखना चाहते हैं, आलोचनात्मक मतलब है सही और गलत, यानी कि लाभ और हानि दोनों पक्ष देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुमोदित वेबसाइट www.corporatewatch.org UK है। अब आ रहा है पाठ वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये है भाई वैश्वीकरण। ये पेंटिंग है, ये भाई समझ में, बच्चों ने जो मांडी है या फिर बनाई गई है वो पेंटिंग है ये, ठीक है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये बच्चा है, ये जो बेच रहा है 10, 20, 50 रुपये में कुछ ये पैकेट है, उनको बेच रहा है, जैसे जुर्राब वगैरह ये है ना उनको। और ये इधर देख रहा है खिलौनों की चीज़ों को।
ये बाज़ार का फ़ोटो है। ठीक है। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ है। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। एम्बेसडर और फिएट। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनी द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। भारतीय अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इस प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविज़नों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन जो परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन। अब है अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लागने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापारी दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। ये बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यरत तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती है। निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज़ में लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। दोबारा से देखते हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज़ में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। ठीक। अपना अपना केबिन है ना। ये इतना आगे है जिससे ये इसको नहीं दिखता है। ठीक, अगर पीछे उतरेगा तभी दिखेगा।
कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। कॉल सेंटर है भाई यह बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50-60% बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। आओ इस पर विचार करें। यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है। एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है, परंतु इसमें एक भी थाई उत्पादन नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है। वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है जो उनके हितों का देखभाल करती है। अब बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। निवेश किसे कहते हैं? भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। बेहतर माहौल, अधिक मजदूरी। अब ये बोल रहा है हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे। यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। ठीक, परिसंपत्तियाँ लाभ अर्जित। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनी इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। परख फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था। किसने खरीद लिया? कारगिल फूड ने परख फूड से उन्हें किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध है। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है।
वास्तव में कई शीर्षस्थ यानी कि ऊंचे स्थान पर स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें, तब तो तगड़ा काम होगा भाई उनका। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहाँ विश्व भर में बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। एक मिनट। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनी दूरस्थ स्थानों के दोबारा से लेते हैं। यार पल्ले नहीं पड़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनी दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का क्षेत्र है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। ये क्या है? लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का क्षेत्र है। फुटबॉल निर्माण का क्षेत्र। अच्छा, शायद गर्मी का चित्र है, ठीक है ना। हाँ, एक फुटबॉल पे कुछ रुपए मिलते होंगे कि भाई पर फुटबॉल पे आपको इतने रुपए मिलेंगे। विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जा रही है। विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जा रही है। विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जा रही है। 6500 रुपये में। अच्छा, काफ़ी महंगी बेची जा रही है यार। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आगे चलते हैं। आओ इन पर विचार करें। आओ इन पर विचार करें। आओ इन पर विचार करें। दोबारा से देखते हैं। एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। फोर्ड मोटर्स भारत कब आई? 1995 में।
चैनी के निकट 1700 करोड़ रुपये का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही है, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्स इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। बाएं दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। क्या आप मानते हैं कि फोर्स मोटर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? मानते हैं। क्यों? विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर ने भारत में कितना निवेश किया था? भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती है। कथन की व्याख्या करें। भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती है। कथन की व्याख्या करें। आपके विचार से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए कार के पुर्जों के विनिर्माण के केंद्र के रूप में भारत का विकास क्यों करना चाहती है? निम्न कारकों पर विचार करें। भारत में श्रम और अन्य संसाधनों पर लागत, कई स्थानीय विनिर्माताओं की उपस्थिति जो फोर्ड मोटर को कल पुर्जों की आपूर्ति करते हैं, अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों से निकटता। भारत में फोर्ड मोटर द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा? भारत में फोर्ड मोटर द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं? लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका, जापान या यूरोप की है, जैसे नोकिया, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी। अमेरिका, जापान या यूरोप की, जैसे कि नोकिया, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए लादी जा रही है। विदेशों में बिक्री के लिए लादी जा रही है। कार जा रही है भाई साहब। इनका काम है लोडिंग कराने का और पहुंचाने का। ठीक। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, इससे पहले कुछ रहा थोड़ी है। दूर दूर स्थानों पर पहला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। 6500 रुपये में बेची जा रही है भाई। आगे चलते हैं ना। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादनों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादन केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष अन्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण।
अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। टॉयस, इम्प्रेशन टॉयस, स्पोर्ट्स एंड गिफ्ट्स आइटम, स्टेशनरी, टॉयस एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड कोरियर्स। इम्प्रेशंस, दुकान है। भारत में चीन के खिलौने। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय है। एक वर्ष में ही खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण खिलौने पहले की तुलना में ना, अब भारत के बाज़ारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प है। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौने निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। एक मिनट दोबारा से ले लेते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प है। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौने निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उन्हें खिलौने कम बिकते हैं सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आगमन होता है। व्यापार के खुलने से बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को तोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। इस प्रकार विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। सिले सिलाई वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए आओ इन पर विचार करें। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? अब यह अलग कैसे है? विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश। हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। चीन भारत से कैसे प्रभावित करेगा? चीन की इस्पात कंपनियों को चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है यानी कि अपन से इस्पात खरीद रहा है वो। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। चीन की इस्पात कंपनियों को भारत के इस्पात कंपनियों को चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को। हाँ ये सही है। और भारत के इस्पात कंपनियों को चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को। चीन के बाजार में भारत से इस्पात का आयात जिस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा। व्याख्या करें। चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के
भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करें, व्याख्या करें। वो बात तो तेरी सही है, लेकिन इसमें कौन कौन से करें। एक तो ये है, भारत की इस्पात कंपनियों को कैसे प्रभावित करेगा। चीन अगर अपन से इस्पात खरीद रहा है तो वही कंपनियों की आपूर्ति कम हो पाएगी। ठीक, चीन की इस्पात, चल तीनों ही कर देते हैं और देख लेना है भाई। चीन के बाजारों में बाजार से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा, व्याख्या करें। वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। वैश्वीकरण विगत दो दो यानी कि 20-30 साल से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। वैश्वीकरण में मज़ा है। ध्यान रहे, आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बात तो सही है। बता रहा है चित्र के माध्यम से कि वैश्वीकरण ये है भाई। व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों में एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। मतलब अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। अधिक विदेशी व्यापार, विदेश व्यापार है ना, और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ये आ सकता है भाई। बताइए वैश्वीकरण किसे कहते हैं। शानदार कथन आएंगे। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध है ना, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आगमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। आओ इन पर विचार करें। हमने परिवहन में काफ़ी उन्नति देखी है। परिवहन में
वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? सही विकल्प का चयन करें। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। उत्पादों के बीच कम प्रतिस्पर्धा होगी। कम नहीं भाई, अधिक होगी। अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, यही है। इसमें ये है ना, और इसमें कौन सा है? सिर्फ ये है। चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को। सही है ना। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतम आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतम आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। कंटेनर है भाई ये। ठीक। जहाज़ों में लाते जाते हैं ये। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति से लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इस प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। क्या चल रहा था? है ना, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। तीव्रता आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपकरणों द्वारा सुगम हुई है। ये सुविधाएं संचार उपकरणों द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा। यहाँ जो कुछ भी आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में वॉइस मेल कर सकते हैं। लेकिन बिजली कहाँ है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संक्षेप में आईटी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई। हम देखते हैं कैसे। यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्यपुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ये छपाई मशीन आम भारतीयों के लिए नहीं है। वैश्वीकरण संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका के डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को
वायुमार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। और इन पर विचार करें। ऊपर दिए गए उदाहरण में उत्पादन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित करें। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसी जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रचार के बिना वैश्वीकरण संभव होगा? जब एक बात बता मुझे, है ना, ये क्या कर रहा है? पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। तो वही यहाँ क्यों छाप रहे हैं वो, उनकी पत्रिकाएँ तो वहीं छापनी चाहिए ना। तो शायद यहाँ से जो लुगदी है, यहाँ पर जो पत्रिका के लिए जो मिलती है ना, कच्ची रद्दी वगैरह आ रही है, ये सस्ती पड़ रही होगी, लेबर सस्ती पड़ रही होगी, जब तो वो वायुयान का हवाई मार्ग का खर्चा है उसको सहन कर रहे हैं और यहाँ छपवा रहे हैं। भाई माँ ज़्यादा महंगी मिलती होगी भाई। छपाई के लिए वो चाहिए ना, लुगदी, पेड़ चाहिए, पेड़ों से ही तो बनती है किताबें, पुस्तक है। माँ महंगा होगा इस वजह से, तभी तो वो हवाई मार्ग से वहाँ ले जा रहे हैं। कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही थोड़ी फ़ायदा हो रहा है उसका, तभी तो वो यहाँ छपवा रहे हैं, अपन को रोज़गार मिल रहा है। और इन पर विचार करें। ऊपर दिए गए उदाहरण में उत्पादन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित करें। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार के बिना वैश्वीकरण संभव होता? नहीं लगता यार, सूचना प्रौद्योगिकी के बिना। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। ठीक, विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्यात अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर व्यापार अवरोधक यानी टैक्स का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध कर लगाता है। सरकारें अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती।
सही है। आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती, इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे कि मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। आई बात समझ में? घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। कब? 1991 में। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। भाई वो तो करेंगे ही, उनको बाजार मिल रहा है। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। उदारीकरण उदारीकरण कहते हैं। कथन आएगा 1 2 3 4, बताइए ये है, ये है, ये है या ये है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। आओ इन पर विचार करें। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है। इसे कोटा कहते हैं। मतलब आयात पर, भाई आयात अपन खरीद रहे हैं, ठीक है ना। निर्यात अपन बेच रहे हैं। आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है। इसे कोटा कहते हैं। क्या आप चीन के खिलौनों के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं कि व्यापार अवरोधक के रूप में कोटा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? आपके विचार से क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? चर्चा करें। विश्व व्यापार संगठन, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही क्या। 1950-1960 के दशकों में उदय हो रहा था। अब उदय देगा, बताइए हमारे देश में उद्योगों का विकास कब हो रहा था? कौन से दशकों में? 1950-1960। उदारीकरण कब शुरू किया गया? 1991 में। उदारीकरण क्या है ना? 1991 में। आगे चलते हैं। इसे कोटा कहते हैं। अब है WTO, विश्व व्यापार संगठन। WTO। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। सभी अवरोधक हानिकारक हैं। विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक है ना, अवरोधक यानी कि टैक्स हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। कितने? 160 देश। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि वैश्विक विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है।
160 बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। गलत है यार, ये तो यार विवश किया है विकासशील देशों के। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। यानी कि पक्षपात कर रहा है WTO। कितने सदस्य हैं? 160। व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है ना? हाँ भाई, सही है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका कृषि के क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिका सरकार से उत्पादन और दूसरों देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। सही है भाई, करेगा ही और क्या। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया है। हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। कौन कह रहा है ये? यही कारण है विकासशील देश कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप समय यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यवहार? नहीं नहीं, न्याय संगत नहीं, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, एकदम गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास है जिसमें हजारों एकड़ भूमि और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के पास है। आओ इन पर विचार करते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं भैया। हैं आई समझ में? ये WTO भाई, WTO पैसेवाड़ों का है, भेदभाव करता है, गलत आदमी है। स्पष्ट में न्याय नहीं कर सकता है, लेकिन इससे कोई कुछ गरीब भी देश हैं, छोटे मोटे देश हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिल रही है और उन पर विचार करें। विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय व्यापक है। विकसित ही आएगा ना, हैं? देख ले, ये देख आ गया ना क्वेश्चन। ऐसे ही कर देंगे मामला कोड को। विकसित देशों की विकसित है भाई, जब ये तो इनका ही फायदा देखेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन विश्व के 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य नियमों का पालन हो और खुद नहीं करते हैं।
है ना, विकसित देशों के पहल पर शुरू हुआ। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय व्यापक व्यापार विश्व व्यापार संगठन का ध्येय व्यापार है, व्यापार ही है क्या? विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए व्यापार से संबंधित, पता नहीं यार। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय व्यापक है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए व्यापार से संबंधित नियम बनाता है और देखता है कि नियमों का व्यवहार में देशों के बीच देखता है कि व्यवहार में WTO या फिर पता नहीं यार इसमें क्या आएगा। व्यवहार में देशों के बीच व्यापार नहीं है। विकासशील देश जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जबकि अधिकांश स्थितियों में विकसित देशों ने अपने उत्पादकों को संरक्षण देना जारी रखा है। आपके विचार में विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्यायसंगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है? उपयुक्त उदाहरण हमने देखा कि अमेरिकी सरकार किसानों को उत्पादन के लिए भारी धनराशि देती है। कभी कभी सरकार कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं जैसे पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है। यह न्यायसंगत है या नहीं, चर्चा करें। कभी कभी सरकार कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं जैसे पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है। ये तो सही है, चर्चा करें। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव अब पढ़ते हैं ना। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादों को स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। किनको लाभ हुआ है? शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित होते हैं। परिणाम में ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। दोबारा देख लें। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प है और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणाम तो ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उच्चतर जीवन स्तर का। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादकों और श्रमिकों पर नहीं पड़ता है, ठीक है, नहीं पड़ता, नहीं पड़ा है, एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है ना। यहाँ से फिर पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। सही बात है, फ़ायदा है भाई उनका। पहले भी तो शोषण किया था अंग्रेज़ों ने फ़ायदे के चक्कर में, और अंग्रेज भी तो ऐसे ही आए थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपन ऐसे ही मान सकते हैं, और क्या है, कंपनी कंपनी होती है। पहले ईस्ट इंडिया भी तो एक कंपनी थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग के जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार किस किस में दिखाई है? सेल फोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही उन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। कच्चे माल इत्यादि। अतः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा है।
साइकिल से जा रहा है ये, और ये टेक्नोलॉजी है। फ़ोटो खींचने वाले ने शानदार फ़ोटो खींचा है। ठीक, कंपनी समृद्ध हुई है। अब है विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारों भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों जैसे जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभ 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनी को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। ये सही है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो वे लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसे किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनी अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। क्या शोषण ही कर देंगे, कतई खाए जाएंगे कि वे मजदूरों को? अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों ने जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है, तो बाकी के टाइम में वो बेरोजगार रहेंगे। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनी अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में अधिक लचीलेपन की। भाई ये कानून भी बन जाएगा मजदूरों के लिए, भाई कोई भी फैक्ट्री हो इतने से घंटे से काम ज़्यादा नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो फिर कौन क्या भाई वो अपने देश में क्यों नहीं स्थापित करते? अपने देश वालों से लो इतना काम। अपने देश वालों तो बहुत सुविधा साधन संपन्न यहाँ पर सहूलियत दे रखी है कि भाई इतने से इतने घंटा कार्य करना है, आपको पेंशन वगैरह, आपका बीमा वगैरह सब चीज़ है। और यहाँ सिर्फ काम 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 काम, कुछ हानि या दुर्घटना होने पर कोई वो नहीं, ठीक है ना? और कुछ भी यानी कि काम ज़्यादा और वेतन या रुपये कम। ये गलत है, ये शोषण ही तो है। खुद का सिस्टम सही है, खुद का सिस्टम होना चाहिए देश का। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। वैश्वीकरण ने टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, इन्फोसिस आईटी, रैनबैक्सी दवाइयाँ, एशियन पेंट वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में। अच्छा, सुंदरम फास्टनर्स, नट और बोल्ट कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रयास कर रही है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया। भारतीय कंपनी के द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों को निर्यात की जाती है।
आओ इन पर विचार करें। प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है? प्रतिस्पर्धा से यह हुआ है कि भाई जो देश के अंदर जो कंपनियां हैं वो अपनी मनमर्जी नहीं करेगी। आई समझ में, जो बाहर की जो कंपनी आएगी उनसे टक्कर लेगी, और तो अपन को ऑप्शन होगा बाज़ार में कि भाई ये ले मैं या ये ले मैं। अगर जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो फिर अपन को लेना पड़ेगा घटिया सामान। ये है क्या? और भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में मानना चाहिए? इससे देश की जनता को क्या लाभ होगा? ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से। सरकार अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है? कि जिससे कि रोज़गार वगैरह हो। अध्याय 1 में हमने देखा कि एक का विकास दूसरे के लिए कैसे विध्वंस हो सकता है। भारत के कुछ लोगों ने विशेष आर्थिक यानी कि सेज की स्थापना का विरोध किया। पता कीजिए कि ये लोग कौन है और ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सेज छोटे उत्पादक, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। भाई देख, सीधी बात यह है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनका तो विकसित देश है, उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को अपनी जो स्थिति है देश के अनुसार उसके हिसाब से कदम उठाने चाहिए। पहले क्या है कि कुमार वगैरह के दिए ये धरते थे तो उन पे लेने जाते थे तो उनका व्यापार होता था बढ़िया, और गांव का पैसा गांव में रह जाता था। लेकिन अब ये मोमबत्ती वगैरह आ गई है तो गाँवों में भी दीपक और इनकी बजाय मोमबत्तियों को काम में लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक है ना? जिससे कि कुम्हार का जो रोज़गार था वो ही नष्ट हो गया। आई बात समझ में? तो ऐसे नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हीं उद्योगों धंधों को व उन्हीं कंपनियों और उन्हीं व्यापारों पर टैक्स वगैरह लगाना चाहिए, जिससे कि अपने देश व अपनी जनता व अपने हर एक आम नागरिक व गरीब का विकास हो सके। ठीक है ना? बहुराष्ट्रीय कंपनी आएगी तो वो अपना फ़ायदा ही करेगी, वो अपने देश का क्या फ़ायदा करेगी? नहीं करेगी। ठीक है ना? वो तो अपना फ़ायदा करेगी चाहे कुछ भी हो। जैसे पहले कंपनी नहीं आई देखी, लेकिन इससे यह है कि भाई बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, अपन को ऑप्शन मिलते हैं। अपन को जैसे कि शर्ट लेते हैं तो तरह तरह की शर्ट मिलती है, भाई ये इतने की, ये इतने की, इतने की, तो ये खरीदना नहीं खरीदना अपन, और प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन बढ़ता है, तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए। चलते हैं आगे। काफ़ी लेक्चर दे दिया कुछ टूटे फूटे शब्दों में। छोटे उत्पादक, प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की है। बात तो सही है। बढ़ती प्रतियोगिता। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करने पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविज़न सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्ष के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी 20 कर्मचारी काम करने लगे। आई बात समझ में? यानी कि धंधा चल गया। कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। यानी कि बाहर से कोई भी इस क्षेत्र में जो चीज़ लाता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा उसके मुख्य ग्राहकों में, और ये बढ़िया चीज़ मिलेगी, पब्लिक तो वहीं जाएगी। उसके मुख्य ग्राहकों टेलीविज़न कंपनियां थी जो टेलीविज़न सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्र सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती और टेलीविज़न सेटों का निर्माण करती है। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को, ठीक है ना, किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे उनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं।
रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे अपनी इकाइयाँ बंद कर दी है। सही है भाई। जब भाई धंधा नहीं चलेगा तो फिर क्या मतलब है, यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। तो बैटरी संधारित प्लास्टिक खिलौने टायरों डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयाँ बंद हो गई है जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नहीं है। तो भारत में लघु उद्योगों कृषि के बाद जब सरकार कौन है, सीधी बात तो एक तो कृषि पर फर्स्ट तो, और दूसरा ये उद्योग धंधों पर, इन पे ध्यान देना चाहिए। अगर फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो थर्ड ऑटोमेटिक प्रोग्रेस कर जाएगा। और इन पर प्रचार करें। रवि की लघु उत्पादन इकाई बढ़ती स्पर्धा से किस प्रकार प्रभावित हुई। वह टैक्स हटा लिया उन्होंने। जब खरीदने वाले कमाएंगे उनको तो जहाँ सस्ती मिलेगी वहाँ से लेंगे वो। दूसरे देशों के उत्पादों की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रवि जैसे उत्पादों को उत्पादन रोक देना चाहिए, आप क्या सोचते हैं। और बढ़िया तरीका बनाने की कोशिश करनी चाहिए और सस्ता देने की कोशिश करनी चाहिए रवि को। नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया है कि भारत के लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है: बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र। एक तो ये, फिर प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकीकरण। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये 3 चीज़ें भारतीय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेगी। क्या आप मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होगी, क्यों। क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है, क्यों। उपलब्ध कराने में क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिससे कि सरकार अपना सके, चर्चा करें। आई बात समझ में। बढ़ती प्रतियोगिता, शेष भारतीय कंपनियां, वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, WTO 160 सदस्य देश। अब इस पे है पढ़ा ना। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें भारतीय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेगी। क्या आप मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होगी, क्यों। क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं में उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है, क्यों। क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिससे कि सरकार अपना सके, चर्चा करें। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। लचीलापन का यही है, कभी ले लिया कभी नहीं लिया। अब हम देखते हैं भारत में वस्त्र निर्यात उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता है ना, यानी कि नियुक्त करने वाले इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों को रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं भारत में है ना वस्त्र निर्यात, ये कहाँ का है,
वस्त्र निर्यात फैक्ट्री में महिला श्रमिक। यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम के लिए अवसर प्रदान किया है, परंतु रोजगार की स्थितियां यह प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिलती। दिन के हिसाब से दिए जाते हैं कि भाई इतने एक दिन का इतना है आपको, ये है। फैक्ट्री है शायद तमिल, केरल, दक्षिण साइड में। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तु खोजती है। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यात अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती। कच्चे माल में लागत में इसलिए नियुक्त श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, भाई वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया। ये बात तो सही है भाई, शोषण ही हो रहा है एक तरह से मजदूरों का। कपड़ा श्रमिक। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किमी दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम के 10 बजे वापस आती है। सुबह 7:30 बजे हैं और 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप ही फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती है। ठीक, क्या चल रहा था? देशों को निर्यात की जाती है। अवरोधकारी परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाई। भारत में अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। सही है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित है। असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता जिसका वह पहले उपभोग करती थी। आओ इन पर विचार करें। वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है? वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए प्रत्येक निम्न वर्ग क्या कर सकता है? सरकार बहुत कुछ कर सकती है। निर्यात फैक्ट्रियों की नियोक्ता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, श्रमिक एक नियम बना दें
कि भाई इतने इतने से घंटे नहीं करे जाएंगे, और अगर कुछ आपका घाटा वाटा होगा तो हम देंगे, लेकिन जो नियमित घंटे हैं उनको इतना किया जाए, और ये सुविधाएं बीमा वगैरह ये दी जाए। ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, श्रमिक अगर एक्स्ट्रा टाइम काम करवाना है तो उनको उसके हिसाब से टाइम व परिस्थिति के अनुसार से ज़्यादा रुपये मिलेगा, और वातावरण अनुकूलन होगा। ठीक है। वर्तमान समय भारत में बहस है कि क्या कंपनियों को रोजगार नीतियों के मुद्दे पर लचीलापन अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ताओं और श्रमिकों के पक्षों को संक्षिप्त विवरण दें। न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। कितना हो रहा है पाठ? हो गया और क्या? ठीक। न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा, और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं, बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाए। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। पल्ले नहीं पड़ रही भाई बात, दोबारा देख ले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो। ये सही है, उन्हें छोटे उत्पादकों हो जाए। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। सही है, जरूरी है टैक्स लगाना। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को एक जैसे को मिलकर लड़ना जरूरी है भाई। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनता भी। ये क्या है? न्यू लेवरेज में WTO का विरोध हो रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है ना, जस्टिस WTO। हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन 2005। सही है, और विरोध करना भी चाहिए। हांगकांग में सारांश। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। ठीक है ना, यह अधिकांश विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन
स्थानों की खोज कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हो। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है। जब वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, जबकि परंतु बढ़ती स्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। ये बात तो सही है भाई, अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं, है ना। कैसे? जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पादक के लाभान्वित होते हैं, परंतु बढ़ती स्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा। न्यायसंगत वैश्वीकरण होना चाहिए, इसके तो पक्ष में है अपन, के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो। अभ्यास। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? क्यों हटाना चाहती थी? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी किस प्रकार उत्पादन तथा उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार पर विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? यानी कि टैक्स। इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? दूसरे देशों में बहुराष्ट्र कंपनी किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? दूसरे देशों में प्रतिस्पर्धा करके या फिर उन लोकल कंपनियों को खरीद करके। विकसित देश विकासशील देशों से उनके व्यापार और निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? निवेश का उदारीकरण क्यों चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि विकासशील देशों को भी बदले में ऐसी मांग करनी चाहिए? उनका फ़ायदा है विकसित देशों का, इस वजह से चाहते हैं वो। और विकासशील है, अभी तो वो प्रोग्रेस ही कर रहे हैं और ये प्रोग्रेस कर चुके हैं, इससे उनका ही फ़ायदा है विकसितों का, इस वजह से कर रहे हैं। और विकसित आपस में टक्कर लेते हैं तब उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो इसी प्रकार विकासशील देशों को अपना एक संगठन बनाना चाहिए जिससे कि उनके हित सुरक्षित हो। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्विक प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्विक प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है? कैसे सहायता पहुंचाती है? विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण किस प्रकार मदद करता है? यहाँ दिए गए उदाहरण से विभिन्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण
और वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण किस प्रकार मदद करता है। यहाँ दिए गए उदाहरण से निम्न उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण भविष्य में जारी रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा। अपने उत्तर का कारण दीजिए। मान लीजिए दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं। मान लीजिए कि आप एक कह रहा है कि वैश्वीकरण ने हमारे देश के विकास को क्षति पहुंचाई है। दूसरा कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है। इन लोगों को आप कैसे जवाब दोगे। एक स्थानुपूर्ति कीजिए। 2 दशक पहले की तुलना में भारतीय खरीदारों के पास वस्तुओं के अधिक विकल्प है। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया से नज़दीक से जुड़ा है। अनेक देशों में उत्पादित वस्तुओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसका अर्थ है कि अनेक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा व्यापार बढ़ रहा है। अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है। इससे भी आगे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाज़ारों में देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही है क्योंकि सस्ते श्रमिक वगैरह वगैरह, क्योंकि वैश्वीकरण सस्ते श्रमिक और अपने लाभ और काफ़ी बाज़ार क्षेत्र है ना। जबकि बाज़ार में उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प इसलिए बढ़ते हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण का प्रभाव का अर्थ है उत्पादनों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। कुछ ऐसे है ना, देख लेना भाई। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादों से सस्ते दरों पर खरीदती है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे उत्पादों से सस्ते दरों पर खरीदती है। कॉल सेंटर है इसमें तो ना। आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है। आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है। ये है व्यापार अवरोधक टैक्स। विदेशों में निवेश करने वाले भारतीय कंपनियां टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी। आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है। आईटी का तो मोटर गाड़ियाँ तो नहीं आएगा, ये आना चाहिए भाई। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। आगे भी है क्या। आगे नहीं है यार। 1 2 3 4 5 5 है। इसका तो ये हो गया। सस्ती दरों पर खरीदती है। छोटे उत्पादकों से सस्ती दरों पर खरीदती है। क्या करें इसमें हैं। सस्ते दरों पर खरीदती है। कॉल सेंटर कर दें तो आयात पर कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है। इसमें तो यह है ना। आयात पर कर व्यापार अवरोधक। विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनी, ये भी टाटा मोटर्स, इंफोसिस, इन्फोसिस है। लेकिन आईटी ने सेवा के उत्पादन प्रसार में सहायता की है, ये समझ में नहीं आ रहा। और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आगमन देखा गया है। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आगमन देखा गया है। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का द्रुत आगमन देखा गया है। देशों के बीच वस्तुओं,
द्रुत आगमन देखा गया है। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आगमन देखा गया है। देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। यही है, वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। नए कारखाने की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग। साझेदारी नहीं करती है भाई, खरीद लेती है। जब ये गलत है खरीदना, ठीक है ना, फिर वो अपने हितों के अनुसार कार्य करती है, देश को, जनता को, उनको नहीं देखती है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाती है सभी लोगों के। सभी लोगों के, है ना। अतिरिक्त परियोजना कार्यकलाप। कुछ ब्रांडेड उत्पादों को लीजिए जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि। जांच कीजिए कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित है। अपनी पसंद के किसी भी भारतीय उद्योग या सेवा को लीजिए। उद्योगों के निम्नलिखित पहलुओं पर लोगों के साक्षात्कारों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की कथनों, पुस्तकों, दूरदर्शन, इंटरनेट से जानकारी और फोटों को संकलित कीजिए। उद्योग में विविध उत्पादक और कंपनियां। क्या उत्पादक अन्य देशों को क्या उत्पाद अन्य देशों को निर्यात होता है? क्या उत्पादों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? उद्योग में प्रतिस्पर्धा। उद्योग में कार्य परिस्थितियाँ। क्या विगत 15 वर्षों में उद्योग में कोई बड़ा बदलाव आया है? उद्योग में कार्यरत लोगों की समस्या है। ठीक है भैया, ये पार्ट हो चुका है अपना। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, और उन पर विचार करें। बढ़ती प्रतियोगिता। अब हम निवेश के लिए तैयार हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। विश्व व्यापार संगठन। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।